जी सर, आवाज आ रही है आपकी? आज आयोजित एक दिवसीय वेबिनार लैंगिक हिंसा रोकथाम एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य के रूप में उपस्थित माननीय उच्च न्यायालय की अधिवक्ता नुसरत जहां मैडम, दूसरे रूप में उपस्थित सचिन कुमार श्रीवास्तव सर तथा इस महाविद्यालय के इस परिक्षेत्र के सबसे युवा प्राचार्य डॉक्टर प्रकाश जी, इनके सहयोगी डॉक्टर शंकर जी और ये है कि मैं भी जहाँ पे हूँ वहाँ पे नेटवर्क नहीं है और बीच बीच में नेटवर्क कट जा रहा है। किसी तरह मैं अपने आप को जोड़े हुए हूँ। मैं इस समय एक सीढ़ी पे बैठा हूँ ऊपर छत पे, जहाँ पे नेटवर्क शायद मिल जाए। बीच बीच में कट जा रहा है, लेकिन मैं सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय प्रकाश जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने इंटीरियर में घुसे हुए भी बहुत अच्छा कार्य किया। और मैं जानता हूं कि इन्होंने एक नया इनका जो महाविद्यालय है, एक नव स्थापित महाविद्यालय है, लेकिन यह महाविद्यालय किसी भी काम में पीछे नहीं रहता है। जो भी निर्देश शासन द्वारा प्राप्त होते हैं या हमारे द्वारा दिए जाते हैं, निष्पक्ष महोदय द्वारा दिए जाते हैं, इसका अनुपालन हमारे प्राचार्य डॉक्टर प्रकाश जी करते हैं। मैं इनको बधाई देता हूं अपने परिक्षेत्र की तरफ से कि डॉक्टर साहब आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और कब शायद बीच बीच में नेटवर्क कट जा रहा है। मैं सर कोई पुनः प्रॉब्लम आपको नहीं है, बधाई आप देता हूँ। बोलते रहे सर, और ये रिकॉर्डिंग हो। रखाया गया 25 तक का ही कार्यक्रम नहीं है, ये आगामी 6 महीने तक लगातार चलता रहेगा। और मैं जानता हूं कि यह महाविद्यालय भी अपने स्तर से मिशन शक्ति में जो भी इनसे बन पड़ेगा वह करेंगे और महिलाओं के उत्थान के लिए जो इनको भविष्य में इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे। जैसे कि आज हमारे बीच में 2 अधिवक्ता उपस्थित हैं। ये लोग, इनकी आवश्यकता मिशन शक्ति में सबसे अधिक अगर कहा जाए कि स्त्री कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है, तो क्या कहेंगे, यह कहकर डराया जाता है। एकदम किसी ने सही कहा है कि अगर हम हमारी बच्चियों को उनके में कोई कमी नहीं, तो भी आप प्रयास करें, जो भी आपसे बन पड़े वो करें। जैसे कि अभी अब बात की जा रही है नंबरों की, आदरणीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इतने टोल फ्री नंबर्स हैं महिला सुरक्षा के लिए, लेकिन शायद जैसे हम बात करें 1090 की, 1090 नंबर इतना अच्छा नंबर है जिसपे महिला अपनी कोई भी कंप्लेन उस पर कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है मंत्रालय द्वारा जारी मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जो नंबर है 1076-112, तो बहुत ऐसे नंबर जिसपे हमारी बच्चियां अगर उनके साथ कोई गलत होता है तो अपनी शिकायत यहाँ पे दर्ज करा सकती हैं।
लेकिन अभी हमको प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। आज हमारे बीच में जो वक्तागण हैं, मैं उनको अपने परिक्षेत्र में उनके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में और कैसे कर सके। जो आज का टाइटल है वो है साइबर क्राइम, और एक जो साथ में जो है घरेलू हिंसा। तो मेरा मानना है कि घरेलू हिंसा अ, सबका अपना अधिकार होता है, गोपनीयता का अधिकार है। तो समझ नहीं पाते हैं कि हिंसा भी हो सकती है बच्चों में, शारीरिक हिंसा भी। हमारे बच्चों में तो 6.5 करोड़ अगर देखा जाए तो हमारे बच्चे इंटरनेट आज यूज कर रहे हैं। और जो एक्ट की बात अभी ऊपर बताएगी तो मैडम जो हमारे साथ जुड़ी हुई है दूसरा जहां मैडम, वो बताएंगे कि साइबर क्राइम एक्ट भी 2000 बनाया गया है। और आज सरकार शासन ये सोच रही है कि इसमें और कुछ चीजें सुधार की आवश्यकता है कि 2000 का एक्ट बना हुआ है, तो उस एक्ट के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करें कि इस एक्ट में क्या प्रावधान है, जैसे हम अपनी बच्चियों को इस साइबर क्राइम जो आज हमारे बीच में आवाज आ रही सर आपकी, बोले। तो ये उससे लुभावने चीजें होती हैं, उस पर हम लोग ध्यान न दें, सोचें कि क्या सही है क्या गलत। और जब तक हम लोग सोचेंगे कि चाहे घरेलू हिंसा हो चाहे साइबर क्राइम हो, तो ये कहना है कि हम लोग उस देश के वासी हैं जहाँ पे हमेशा महिलाओं का सम्मान किया गया है, उनके बारे में सोचा गया है। कभी भी हम लोग कृष्ण को कृष्ण करके हमेशा यशोदा नंदन कहते हैं, दशरथ नंदन कहते हैं रामचंद्र जी को। अगर अपना इतिहास उठा के देख लें तो हमेशा आपको ऐसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे तरीके की सम्मान की बातें की गई है। करने की और अंधविश्वासों को तोड़ने की। आज हमारे अतिथि लोग हैं, क्या आप उनको बता देंगे। मैं भी कुछ और कहना चाहता था
लेकिन आज दुर्भाग्य मेरा ये है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, लेकिन नेटवर्क नहीं है, बीच बीच में कट जा रहा है। मैं एक मकान के 2 मंजिले मकान की सीढ़ी पे बैठ के किसी तरह से नेटवर्क आ रहा है, चला जा रहा है। तो शायद हम लोग कोशिश करें कि नेटवर्क की जो समस्या है आज उसको हम लोग थोड़ा ठीक करें। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ अपने प्राचार्य जी से कि मैं निश्चित ही आपके साथ में जुड़ना चाहता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के धोखा के कारण मैं आपसे अपनी बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि बीच-बीच में नेटवर्क कट जा रहा है। एक इंटीरियर गाँव में मैं इस समय हूँ। सर जुड़े हुए हैं सर। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही सर? तो जो चीज़ें आप थैंक यू डॉक्टर साहब, आप अपना कार्यक्रम चलाएं। ठीक 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 है सर, हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसकी रिपोर्टिंग सर हम आपको शाम तक भेज देंगे सर। तो हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं सर। और अरे क्षमा करिएगा। जी जी, जी, नेटवर्क नहीं था, मैं सुनता रहूँगा जहाँ-जहाँ नेटवर्क मिलेगा। जी सर, मैं यूट्यूब लिंक सर आपको भेज दे रहा हूँ सर, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होगा सर। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप जैसी इच्छा हो सर, तो आप लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की अधिवक्ता नुसरत जहां मैडम जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी जो भी बातें हैं, विचार हैं, वो हमारी छात्रों के समक्ष रखना शुरू करें। तो मैडम जी से अनुरोध है कि वो ऑनलाइन हो करके अपनी बात शुरू करें। ऑनलाइन है लेकिन अपनी बात आरंभ करें। धन्यवाद सर। ठीक। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर अश्वनी कुमार मिश्र जी और मिशन शक्ति के इस मंच पर उपस्थित हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, कार्यक्रम के आयोजक, आप सभी को मैं सादर अभिनंदन करती हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज दशहरा का पर्व है, आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं एडवोकेट नुसरत जहां हर्ष व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस नारी शक्ति के मंच पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नारी एक शक्ति का रूप है। नारी इस सृष्टि का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय समाज में नारी को घर आंगन का श्रृंगार माना जाता है और पुरुष को नारी के बिना अपूर्ण समझा जाता है। जैसा कि हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी ने कहा कि वैदिक काल में नारी की स्थिति काफी अच्छी थी और देवी के रूप में पूजा जाता था, जो कि आज भी धन के लिए देवी लक्ष्मी, ज्ञान का प्रतीक देवी सरस्वती और शक्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा की जाती है।
जो हमारी भारतीय संस्कृति की मौलिक अवधारणा, जहाँ पे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, नारी को शक्ति का स्वरूप माना जाता था, धीरे धीरे समाज बदला। वैदिक के बाद उत्तर वैदिक पीरियड आया और धीरे धीरे नारी की लज्जा, उसके ममता, उसके स्नेह के गुणों को उसकी कमजोरी मान लिया गया और एक पितृसत्तात्मक समाज का गठन हुआ। सबसे पहले मैं सिमोन द बाउआर की बुक द सेकंड सेक्स की एक लाइन आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि कोई भी औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ, बदलाव आया। समाज के एक बहुत जो समाज के लोग थे, जो पढ़े लिखे थे और समझदार, उन्होंने नारी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी सुविधाएं दी, उनको अधिकार दिए, जिससे कि उन्होंने, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो या हमारे भारत का सबसे उच्च पद राष्ट्रपति का पद हो, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि लड़ाकू विमान तक में लड़कियों ने, नारी ने अपना परचम लहराया। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। लेकिन दुर्भाग्य से समाज का एक तबका ऐसा भी है जहां पर नारी को अपने जीवन के हर मोड़ पर संघर्षों का और हिंसा का सामना करना पड़ा। इसी से ये शब्द जनरेट हुआ, लैंगिक हिंसा। लैंगिक सेक्स 3 टाइप्स के होते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। क्योंकि हमारा समाज मेल डोमिनेटिंग समाज, जिसमें कि महिलाओं के प्रति हिंसा की जाती है। हिंसा केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं, मानसिक हो सकती है, आर्थिक रूप से हो सकती है और मौखिक रूप से भी। आज मैं यहाँ एक एडवोकेट के रूप में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा, उससे संबंधित अपराध, और कानून के अंतर्गत उनको प्रदान किए जाने वाले दंड के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके अंतर्गत साइबर क्राइम आता है, उसके बारे में, महिलाओं के संरक्षण, सुरक्षा और आत्मसम्मान से जुड़े कानूनों के बारे में डिस्कशन करूंगी। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान, जो कि हमारे अधिकारों का, हमारी गरिमा का संरक्षक है, वहां महिलाओं के संरक्षण के लिए और उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए कई प्रोविजंस किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का समायोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है। वो समान अधिकार रखेंगी, उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(3) जब हम देखते हैं तो राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि वो बालकों के लिए और स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा। 15(16) में सेक्स आधारित भेदभाव से दूर रहने का, इस तरह से लिंग के आधार पर भेदभाव ना किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जब हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं तो उसमें ये प्रोविजंस हैं कि सभी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत महिलाओं को अपने निजता का अधिकार होगा, उनकी प्राइवेट लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। उन्हें अपनी गरिमा, अपनी इज्जत, इन सब के लिए अधिकार दिए गए हैं। अगर कोई उनके गरिमा के अधिकार को, उनके इस अधिकार का उल्लंघन करता है तो इसके लिए उनको उपचार प्रदान किए गए हैं। ऐसे ही भारत के सभी नागरिकों पर ये मूल कर्तव्य डाला गया है कि वो महिलाओं का आदर करें, सम्मान करें। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये प्रावधान है कि महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा।
यदि कोई महिला ऐसी जगह कार्य कर रही है, उसका कोई बच्चा है, तो उसके लालन पालन, उसके उस संरक्षण के लिए भी वहां पे स्थान प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से हमारे संविधान में महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों के लिए काफी प्रोविजंस किए गए हैं। और साथ ही हमारा कानून के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता 1860 एक्ट नंबर 45 में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे हिंसा के संबंध में और उनके संरक्षण के लिए कई प्रोविजंस किए गए हैं, जैसे कि सेक्सुअल हरेसमेंट इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के धारा 354 में ए में डिफाइन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति महिला स्त्री के परमिशन के बिना, उसकी इच्छा के बिना उसका पीछा करेगा, उसके मना करने पे भी उससे संपर्क स्थापित करेगा, उसको कलर्ड रिमार्क्स, आभासी टिप्पणियां भेजेगा या फिर उससे संबंध रखने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करेगा, तो ये सब सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत आता है और इसका पनिशमेंट भी धारा 354 ए में प्रोवाइड किया गया है। किसी स्त्री या स्त्री महिला, उसका कोई, अगर वो अपने घर में कोई प्राइवेट कार्य कर रही है, उसका कोई फोटो खींचेगा, फोटो खींच के उसको धमकी देगा कि मैं इसको प्रचारित कर दूंगा, इसके लिए भी कानून में कई प्रोविजन किए गए हैं। अब सेक्सुअल हरेसमेंट के साथ दूसरा सबसे बड़ा हिंसा है बलात्कार, रेप। इसके लिए हमारे भारतीय कानून, भारतीय दंड संहिता में कई प्रोविजंस किए गए और कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 376 में विभिन्न कैटेगरी बनाकर इसके दंड के प्रोविजंस गए हैं। यदि किसी माइनर अवयस्क जिसकी की उम्र 18 साल से कम है, उसके साथ रेप किया जाता है, तो मृत्यु दंड तक का अभियुक्त को पनिशमेंट मिल सकता है। इसी तरह से हम अगर हिंसा, क्रूएलिटी की बात करें, तो एक महिला को उम्र के हर पड़ाव में, जन्म लेने से पहले और अपने उम्र के हर पड़ाव में हिंसा का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम लैंगिक हिंसा के रूप में भ्रूण निर्धारण, जिसमें कि अगर लड़की होती है तो अबॉर्ट करवा के वो इस तरह की हिंसा का अपना अंजाम देते हैं। इसके लिए भ्रूण लिंग निर्धारण अधिनियम बनाकर इसको निषेध कर दिया गया, और अब इस तरह का कोई अगर करता है तो उसके लिए पर्याप्त कानून है और उसको पनिश किया जा सकता है। इसी तरीके से बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया, और जब लड़की बड़ी होती है उसकी शादी के लिए इस तरह से दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज निषेध अधिनियम लाया गया। शादी के बाद अगर दहेज के लिए उसको क्रूरता की जाती है तो आईपीसी का सेक्शन 490 ए में वो क्रूरता साबित करके दहेज के लिए पति या रिश्तेदार अगर उसके साथ क्रूरल्टी करता है, मार करता है, हिंसा सिर्फ मारपीट तक ही नहीं, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की हिंसाएं आती हैं। अगर कोई इस तरह की क्रूरलिटी करता है तो 498 ए में उसके लिए पनिशमेंट के प्रोविजंस किए गए हैं। शादी के बाद दहेज के लिए लड़कियों को मार डालना, दहेज हत्या, इसके लिए भी भारतीय दंड संहिता के धारा 304 बी में प्रोविजंस किए हैं, दंड का कठोर प्रावधान किया गया है। इसी तरह से हम बात करें एसिड अटैक, अगर कोई लड़की किसी लड़के के ऑफर को ठुकरा देती है तो वो लड़का अपनी इस रिजेक्शन को
एक हिंसा का रूप दे देता है और लड़कियों पे एसिड अटैक करता है। पहले हमारे भारतीय संविधान, भारतीय दंड संहिता के मूल प्रोविजंस में एसिड अटैक नहीं था। बाद में संशोधन करने के बाद धारा 326A और B जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत यदि कोई इस तरह का एसिड अटैक करता है तो उसके लिए कठोर दंड के प्रावधान है। इसी तरीके का केस आपने शायद सुना होगा, लक्ष्मी, एक एसिड सर्वाइवर जिसके साथ एसिड अटैक हुआ, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस तरह के एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए दंड के साथ साथ उनके पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन और उनको उपचार के लिए जो भी रेमेडीज हैं, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए। आज एसिड अटैक के लिए कठोर कानून है, उसके साथ साथ ही हमारे भारतीय दंड संहिता की बात करें तो मैरिजेस से रिलेटेड अगर द्विविवाह की बात हो तो धारा 454 में पनिशमेंट इसके लिए निर्धारित किया गया। और अधिनियम की बात करें, पॉस्को एक्ट, जिसमें कि चिल्ड्रंस के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए अधिनियम बनाकर इसके रोकथाम के लिए काफी प्रोविजंस किए गए हैं। और हमारे कानून के साथ साथ हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स ने समय समय पे महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनकी गरिमा की रक्षा के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट जजमेंट्स दिए हैं, जिनमें से एक मुस्लिम समाज में प्रचलित ट्रिपल तलाक, आप लोगों ने तीसरा तलाक नाम सुना ही हो, जो अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा। इसमें सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के केस में इस तरह के ट्रिपल तलाक, जो कि एक हिंसा ही है महिला के विरुद्ध, इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसको समानता के अधिकार और महिलाओं की गरिमा के अधिकार के विरुद्ध मानना और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इस तरह से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे भारतीय संविधान हो, कानून हो, या फिर हमारे मूल अधिकारों के संरक्षक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, समय समय पे काफी प्रोविजंस करते रहे हैं। जिस तरह से समय परिवर्तन होते रहे हैं, परिवर्तन समय की मांग है। हमारे वर्तमान समय जिस तरह से टेक्नोलॉजी का समय है, हर कोई व्यक्ति अपने दैनिक कार्य हो इसके लिए साइबर से जुड़ गया है, साइबर मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़ गया है। अपनी एजुकेशन हो या फिर ऑनलाइन बैंकिंग हो, शॉपिंग हो, कोई भी कार्य हो, हम डिपेंड हो गए हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे कि आज वेबिनार पे हम लोग आपस में जुड़े हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, और हमारे प्यारे स्टूडेंट जो हमें सुन पा रहे हैं। अगर ये ऑनलाइन मीडियम ना होता तो हमें सौभाग्य प्राप्त होता, हम आपके समक्ष आके आपको सामने से देखते। वैसे भी प्यारे बच्चों से जुड़ना, चाहे ऑनलाइन हो, इजी है, जुड़े हैं और आपको अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं। और ऑनलाइन मीडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम इसको एक लार्ज स्केल पे सोसाइटी में डाल सकते हैं, वो लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह से पहले हम लोग लेटर दे के, लिख के अपने थॉट्स, अपने विचार, अपने इमोशंस व्यक्त करते हैं थे, अब कंप्यूटर या मोबाइल का यूज करके हम अपने थॉट्स, अपने जो भी विचार हैं वो व्यक्त करते हैं। टेलीफोन से, मोबाइल से अपने कनेक्ट करके बात कर सकते हैं, तुरंत के तुरंत कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कंप्यूटर का यूज करके हम मैसेजेस, मोबाइल का यूज करके मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, तुरंत रिप्लाई आता है। इस तरह सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इस तरह से हमारी आज आवश्यकता बन गया है, ये समय की डिमांड है। लेकिन जिस तरह से हमारे कार्य में परिवर्तन हुआ है, उस तरह से जिस तरह से हमने अपने हैबिट्स में परिवर्तन किया है, अपने इस तरह के सोर्सेज पे परिवर्तन किया, इस तरह से हमारे अपराधों में भी अब परिवर्तन होने लगा है।
अब ज्यादातर बढ़ती संख्या अपराधों की साइबर क्राइम से है। इंटरनेट के माध्यम से भी जो भी क्राइम किए जाते हैं उन्हें साइबर क्राइम कहते हैं। इसके लिए एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बना, संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया और 17 अक्टूबर 2000 को आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भी कहते हैं, वो लागू किया गया। क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर्स इन सब का यूज प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो साइबर सुरक्षा का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। साइबर से संबंधित अपराधों के विषय में एमनेस्टी में एक रिपोर्ट 2017 में जारी की गई, जिसमें 73% महिलाओं ने कहा कि हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू उनके साथ लैंगिक हिंसा होती है, लेकिन वो चुप रहती हैं। लैंगिक हिंसा के रूप में उनको अश्लील मैसेजेस भेजे जाते हैं, उनको सेक्सुअल हरेसमेंट की धमकियां दी जाती हैं, और कई केसेस जैसे कि ट्रोलिंग एक साइबर क्राइम का ही एक क्राइम है, जिसमें कि महिलाओं को धमकी दी जाती है सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए। फेक अकाउंट, कई लोग गलत इरादों को करने के लिए अपने फेक अकाउंट्स बना लेते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, ऑनलाइन हिंसा की धमकी देते हैं। डॉक्सिंग, किसी की सहमति के बिना किसी के पर्सनल जानकारियां इकट्ठा करके उसे सोशल मीडिया पे उसको डिफेम करने के लिए यूज करना। इस तरह से ये अपराध साइबर क्राइम के लिए आईटी एक्ट कई प्रोविजंस करते हैं, जिसमें से कुछ धाराओं की चर्चा, महत्वपूर्ण धाराओं की चर्चा मैं आज यहाँ करना चाहूंगी। जैसे कि आईटी एक्ट की धारा 65, जिसमें कंप्यूटर से छेड़छाड़ करके उससे क्राइम किया जाता है। धारा 66, डाटा हैक कर लिया जाता है। 66A के अंतर्गत संवाद द्वारा प्रतिबंधित सूचनाएं, जो ऐसी सूचनाएं जिनको हमारे कानून में प्रतिबंधित किया गया है, वो संवाद के द्वारा यूज करना और भेजना, इसके लिए पनिशमेंट धारा 66A में दिया गया है। कंप्यूटर की जो सूचनाएं हैं, इनको गलत तरीके से हासिल करना, इसके लिए धारा 66B में प्रोविजन किया गया है। किसी के पहचान चोरी करने के लिए 66C में पनिशमेंट है। कोई आपत्तिजनक सूचना, जिसपे कि आपत्ति उठाई जाए, ऐसी सूचना का अगर कोई प्रकाशन करता है तो इसके लिए धारा 67 में दंड का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सेक्स या अश्लील सूचनाओं का प्रसारण यदि कोई करता है तो धारा 67A में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति की निजता और आपसी विश्वास में किए गए कम्युनिकेशन अगर कोई भंग करता है, इसको प्रकाशित करता है, इसके लिए प्रोविजंस धारा 72A में दिए गए हैं। अब प्रश्न ये है कि क्योंकि ये हमारा अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण बन गया है हमारी लाइफ स्टाइल के लिए, तो इससे बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा क्या करें कि इस तरह के क्राइम से हम अपने आप को बचा लें। लड़कियां अधिकतर सोशल मीडिया यूज करने से डरती हैं कि उनके पर्सनल जानकारियां, उनके बारे में कोई इस तरह की डिटेल्स शेयर ना कर दे सोशल मीडिया में और वो डिफेम ना हो जाए। इसके लिए स्त्रियों को, महिलाओं को, बच्चों को जब वो इस तरह का सोशल मीडिया यूज करती हैं, तो जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें। फेसबुक में अपना एक पासवर्ड जो पड़ता है वो टफ पासवर्ड डालें ताकि कोई इसको हैक ना कर सके, और लॉक जरूर डाल दें। फेसबुक पे अपने अकाउंट को लॉक कर दें। अपना पासवर्ड मजबूत बनाएं, किसी से भी शेयर ना करें और उसको सेव ना करें। ध्यान दीजिए, अपने पासवर्ड को शेयर और सेव नहीं करना है। कोई भी अननोन व्यक्ति की अगर मेल आती है तो उसको क्लिक ना करें। जैसे कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं कि आप फ्री इसको खरीदें, फ्री आपको ये बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं, तो फ्री वाले जो ऑफर हैं, ऐसे शॉपिंग एड पर क्लिक ना करें।
ये सारी सावधानियां बरतने के बाद भी यदि कोई ऐसी घटना घट जाती है, कोई हमारे साथ इस तरह का वायलेंस कर रहा है, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में यदि फंस जाएं तो शिकायत करने के लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के सुविधाएं हमें दी हैं, जैसे कि हमारे सर ने, आदरणीय मुख्य अतिथि ने बताया 1090 सुविधा, 112 की सुविधा है, और हमारे यूपी में साइबर क्राइम से रिलेटेड आप वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इस तरह के साइबर क्राइम के अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए यूपी कॉप आप डाउनलोड करें, उसमें रजिस्टर कराएं और आपकी शिकायत सुनी जाएगी और जल्द से जल्द उसका सल्यूशन भी ढूंढा जाएगा और जो भी अभियुक्त है उसको सजा दी जाएगी। इसके साथ अगर ये अपराध हो गया है और आपने शिकायत कर दी है, तो अभियुक्त को आईटी एक्ट के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसकी कार्यवाही की जाएगी और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो आपके पास में ही जो पुलिस स्टेशन है वहां भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। मेरा एक मैसेज है स्टेट सरकार के लिए कि कानून बहुत बना दिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कानून, उसमें दंड के प्रोविजंस भी हैं, लेकिन इसके साथ जरूरत है उसके इम्प्लीमेंटेशन का, ताकि कोई भी विक्टिम हो उसको जल्द से जल्द न्याय मिले और उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिले। और साथ ही मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों और स्त्री शक्ति मिशन से जुड़ी सभी महिलाओं और इस देश की सभी महिलाओं जो कि इस तरह के वायलेंस से पीड़ित हैं, उनके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह से जुल्म करना अपराध है, जिस तरह से जुल्म करना अपराध है, जुल्म को सहना भी अपराध ही है। अपने विरुद्ध किए इन हिंसा के अपराधों को छुपाए नहीं। आओ अपनी शक्ति पहचाने, आओ अपनी शक्ति पहचाने, आगे बढ़े, शिकायत करें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। हेलो मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके वक्तव्य से हमें और हमारी छात्राओं को और जो इससे जुड़े हुए ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके अभिभावकगण हैं, सभी का ज्ञानवर्धन आपने किया। इतनी अच्छी बात बताई आपने। सभी जो भी विधिक जो प्रावधान उपलब्ध हैं महिलाओं की सुरक्षा हेतु तथा साइबर अपराध जो उनके प्रति हो रहे हैं, उनकी धाराओं के बारे में आपने विचार प्रस्तुत किया, उससे हम लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं और आशा करते हैं कि हमारी छात्राएं उस चीज को गहराई से समझने का प्रयास करेंगी। यदि उनके साथ कोई हिंसा होती है, चाहे वह साइबर क्राइम हो, चाहे वो विधिक रूप से कोई जो उनके साथ यौन हिंसा हो या शारीरिक दुर्भावना हो या उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, तो उसके लिए संविधान सभी को समानता का अवसर देता है। आईपीसी के लिए अपराध करने पे आईपीसी में दंड का प्रावधान है, सीआरपीसी में प्रोसीजर की व्यवस्था है। तो सारे व्यवस्थाएं सरकार में है, लेकिन बस यही है कि उसको जब महिलाएं जागरूक होंगी तभी शायद उनको अधिकार भी ये पूरी तरीके से मिल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो दूसरे अधिवक्ता साथी हैं श्री सचिन कुमार श्रीवास्तव सर, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात हमारे छात्रों छात्राओं तथा शिक्षक अभिभावक के समक्ष रखें। और ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो हम उनका स्वागत करते हैं और मैं उनको कहूंगा कि वो अनम्यूट करके अपनी बात प्रारंभ करें। सचिन श्रीवास्तव जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हम लोगों को आमंत्रित किया। मिशन शक्ति के तहत आप सभी छात्रों छात्राओं को भी बहुत स्वागत है। आज विजयदशमी का त्यौहार है
वैसे भी विजयदशमी को माना जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत है। और समाज में जो भी क्राइम होते हैं उसमें दोनों का क्राइम करने वाला भी उतना ही गुनाहगार होता है जिसका जो क्राइम सहता है। क्योंकि हमारा जो समाज है धीरे बदलते बदलते आज हम इतने टेक्नोलॉजी पे आए हैं कि सारा काम हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं। और उसमें भी कोविड-19 जो कोरोना है इसने पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा ग्लोबल विलेज बना दिया है। हर कोई घर बैठे भी आराम से पढ़ाई कर लेता है। और जैसे कि विज्ञान के बारे में कहा गया है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, उसी तरह हमारा जो कानून है, हमारा जो समाज है, समाज में जो अच्छाइयाँ हैं उसके साथ साथ बुराइयाँ भी आती है। उन बुराइयों को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए हम उसके लिए कानून का प्रावधान करते हैं। जो हमारे फिजिकल रूप से जो कानून बने हैं, जैसे आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता है, और जो प्रोसीजर लॉ है सीआरपीसी है, ये पहले से चले आ रहे हैं। इन्हीं के तहत जो अब ऑनलाइन हम चीजें कर रहे हैं, ऑनलाइन पूरी दुनिया हो गई है, इसके लिए जो हमारी जो मूल धाराएं हैं, जो संहिता है उसी पे आधारित है। जैसे कि आईटी लॉ जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 में बना था, इसमें कुछ चीजें संशोधित करके 2008 संशोधन किया गया। इसमें केस आया था, जैसे कि हमारा भारतीय संविधान है, ये अनुच्छेद 14, 15, 16 सबको समान नागरिकता का अधिकार देता है। इसी में एक लॉ की छात्रा थी, उन्होंने केस किया था सेक्शन अनुच्छेद 19 पे, अभिव्यक्ति की आजादी पे। उनका नाम था श्रेया सिंघल, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति है, हमारा जो संविधान है कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। तो जब जो हमारा आईटी लॉ जब बना था 2000 में, उसमें था कि जो पुलिस थी 66 ए के तहत किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी अगर वो कुछ किसी खिलाफ लिखता था। तो जो स्टूडेंट लॉ थी श्रेया सिंघल ने, इन्होंने सीआईएल के तहत एक केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 19 ए के तहत मानते हुए 66 ए को खत्म किया, जिसके बाद आप अगर कोई बात है, अगर वो आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसके विरोध में कर सकते हैं। तो जिससे कि जो 66 ए था, पुलिस की जाती थी कि अगर आपने फेसबुक पे या कहीं भी कुछ लिख दिया तो आपको पुलिस पकड़ सकती थी, वो चीजें खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि गरीबी और शिक्षा, दो चीजें होती है व्यक्ति को, जो कानून है या जो क्राइम है या क्राइम से बचने के लिए, ये गरीबी और शिक्षित, अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको हर तरह की नॉलेज होगी। गरीबी के कारण आप शिक्षा नहीं हासिल कर सकते हैं, इसलिए शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी लॉ जरूरी है। हम चाहे जितना भी कानून बना लें, अगर आप शिक्षित नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। और जो भी हमारा आईटी लॉ है, इसमें ये जो चलता है आईटी लॉ के अंतर्गत होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसी पर आधारित है। इसके अलावा भारतीय प्रक्रिया सीआरपीसी भी 1973 इसी पे आधारित है, और आईपीसी भी क्या आईटी लॉ पे आधारित है। इसके अलावा जो नया एक कानून बना है कॉपीराइट, जैसे मान लीजिए आपने कुछ चीजें बनाई है खुद की और उसको आपने कॉपीराइट के तहत रजिस्टर नहीं कराया है, और आपने फेसबुक या कहीं या सोशल मीडिया पे डाल दिया, उसका कोई नकल करके कोई यूज करता है, तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं, ताकि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है इसका कुछ मतलब चोरी ना कर सके और फर्जीवाड़ा ना कर सके, ताकि ये आपकी अपनी बौद्धिक संपदा है। इसके अलावा आजकल आप नेट बैंकिंग देख ही रहे हैं, हर जगह जो भी फाइनेंशियल है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हर कोई डिजिटल होगा, तो डिजिटल में जो बैंकिंग है, क्योंकि आर्थिक सेविंग भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप थोड़े से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी के यूज नहीं करते तो आपकी जो भी बैंक में पैसे लोग चुरा लेते हैं। इसके तहत जो भी हमारे आईपीसी में धाराएं बनी हैं 420 या चोरी करना, ये सब इसके तहत गवर्न होता है। इसके अलावा जैसे कि जैसे कुछ लोग होते हैं मेल से धमकी देना या फेसबुक पे धमकी देना, इसको आप आईपीसी के धारा 503 के तहत थाने में आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको आपत्तिजनक टिप्पणी करता है या फिर गाली गलौज सार्वजनिक रूप से करता है, तो आईपीसी धारा 499 के तहत मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। अगर कोई आपकी बात को रिकॉर्ड करके किसी माध्यम से उसको चुराता है तो आप 463 के तहत आप उन पर केस कर सकते हैं। अगर कोई फर्जी फ्रॉड करता है तो जो आईपीसी में 420
है, इसके तहत आप थाने में शिकायत कर सकते हैं। बहुत सारे हैं जिसमें में जाकर cybercrime.go.in पे भी आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात महिलाएं की महिलाओं की हिंसा की, तो जैसे समाज शुरू में बना था, वैदिक काल में जाए तो वहाँ पे नारी पुरुष हो या स्त्री हो, सबको समानता का अधिकार था। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, परिवर्तन में पितृ सत्ता हावी होता गया और महिलाओं को सेकेंडरी मान लिया गया, महिलाओं को उपभोक्ता के समान मान ली गई, जिसके वजह से आए दिन आप न्यूज़पेपर में, टीवी में पढ़ते हैं कि हाँ महिलाओं के साथ ये हिंसा हो रही है, ये क्राइम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पितृ सत्ता की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। और हर व्यक्ति कोई भी, चाहे बच्चा हो, स्त्री हो या कोई पुरुष हो, वो उपभोग का सामान नहीं, हर व्यक्ति का अधिकार उतना ही है जितना दूसरे व्यक्ति का है। हर व्यक्ति को दर्द उतना ही होता है जितने दूसरे को। इसलिए आप क्राइम करना जितना गुनाह है, उतना क्राइम सहना भी गुनाह है। जैसे कि मैडम ने बताया था कि इसके साथ साथ 2005 में एक वित्त राजकीय कोष नीति में एक बजट बनाया गया, जिसके लिए महिलाओं को आगे बनाने के लिए उसमें कुछ महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए एक अलग बजट पेश किया गया, जिसमें कि जेंडर उत्तराधिकारी बजटिंग कहते हैं। हर साल जब भी बजट पेश होता है संसद में, तो इसके लिए स्पेशल कुछ पैसे रखे जाते हैं, जिसके तहत जो गरीब तबके हैं या पढ़ने के लिए, लड़कियों के एजुकेशन के लिए, छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए, या फिर उनको जैसे कुछ गरीब लोग होते हैं जो नहीं एफर्ट कर सकते हैं, तो बच्चों को खाना खिलाने के लिए स्कूलों में, छोटे छोटे स्कूलों में दिए जाते हैं। ये सब जेंडर अधिकारी बजटिंग के तहत प्रावधान किया गया है, जिससे उनको सुरक्षा दी जा सके। और हमारे समाज में जो मेन है कि स्त्री को जो उपभोग की समान मान लेते हैं, ये बहुत गलत है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से हमारा आ रहा है। जो भारतीय सभ्यता है ये कभी नहीं सिखाता है। जैसे कि अभी आप नवरात्र आज लास्ट दिन है, इसमें देखा गया है कि हमेशा स्त्री को ही शक्ति माना गया है। पहले एक प्रचार आया करता था डीडी नेशनल पे, नारी कमजोर नहीं है, शक्ति का स्रोत है। तो अगर आप सबको सम्मान देंगे तो हर कोई सम्मान देगा, हर कोई एक जैसा है। इसमें कोई जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, ना कि किसी के साथ भेदभाव करनी चाहिए। जो आज छोटे हैं कल बड़े होंगे। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जैसे कानून है, वैसे जितना क्राइम करने वाला दोषी है उतना क्राइम सहने वाला दोषी है। तो जो भी है आप अपने गार्जियन को जरूर बताएं अगर कोई ऐसा करता है। या फिर जैसे मान लिया आप मोबाइल है, अगर कोई फर्जी नाम से अगर आपके अकाउंट में आपके नाम से कोई फर्जी फेसबुक बनाता है या व्हाट्सएप चलाता है, तो आप उसके लिए थाने में शिकायत कर सकते हैं, या cybercrime.co.in पे आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। अगर और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी मैडम ने पूरा विस्तृत से बताया, और जो सर थे उन्होंने भी बता दिया है। और आपके पास तो पूरी की पूरी सोशल मीडिया है। अगर आप लोग जो भी स्टूडेंट कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी सचिन जी, मैं छात्राओं से और छात्रों से अनुरोध करूंगा कि यदि कोई प्रश्न हो तो पूछें। और मतलब अभी और आपका चलेगा कि आपने मतलब समाप्त कर दिया है? हाँ, सारी चीजें मैडम ने बता दिया है। जो चीज बताना था थोड़े बहुत थे वो बता दिए। जैसे कि अब महिला सशक्तिकरण पे कुछ बता दीजिए कि महिलाएं समाज में कैसे सशक्त होंगी, कुछ उसका प्रावधान। ऐसे ही कोई मतलब सब्जेक्ट मैटर के आप बारे में ही कुछ अन्य बातें भी बता सकते हैं जो आपके समझ में हो, या समाज में जो अपराध हो रहे हैं उसको जो आपका कोर्ट व्यवस्था है, मतलब कि जो न्यायालय हैं, जैसे माननीय हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, या उनके जो मजिस्ट्रेट होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, वो किस प्रकार से महिला आधारित अपराधों को कैसे संज्ञान में ले लेते हैं तत्काल, और किस प्रकार से पुलिस और मजिस्ट्रेट इस पर त्वरित कार्रवाई करती है। सीआरपीसी में जो प्रावधान है उसके बारे में भी कुछ बताएं तो व्यवहारिक ज्ञान हमारे बच्चों को हो जाएगा। ये जो सीआरपीसी की धारा है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर वो थाने में शिकायत लेके जाता है कि हाँ उनके साथ ये चीज गलत हुआ है, अगर पुलिस उसको इग्नोर करती है, या फिर जिसने क्राइम किया है वो बाहुबली है, उसके अधीन पुलिस काम कर रही है, तो जो भी लोग हैं वो
हमारा जो न्याय व्यवस्था है उसमें सीआरपीसी की सेक्शन 156(3) है, उसके तहत वो जो पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं उनको एक एप्लीकेशन दे के उसके बाद न्यायालय में अपनी बात रख सकती है, जिससे न्यायालय उस पर संज्ञान त्वरित लेता है और उसके लिए स्पेशल कोर्ट बना है ताकि उनकी बात को वहाँ रखा जा सकता है। अगर व्यक्ति 156(3) के तहत नहीं आता है तो उसके लिए सम्मन दिया जाता है, सम्मन पे भी नहीं आता है तो बेलेबल वारंट होता है, अगर बेलेबल वारंट पे भी नहीं आता है तो उसके लिए नॉन बेलेबल वारंट होता है। नॉन बेलेबल वारंट में उनको आना ही आना है, अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी मतलब उनको सजा भी हो सकती है। हमारे चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह महिलाओं को और गरीबों के लिए एक स्पेशल कोर्ट बना है। अगर चाहे तो व्यक्ति खुद ही प्रैक्टिस खुद भी अपनी रख सकता है न्यायालय में, और चाहे तो एडवोकेट के थ्रू भी रख सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं एडवोकेट के थ्रू ही आप अपनी बात को या आपके साथ जो बात को रख सकते हैं या जो जाति हुआ है आप खुद भी अपनी बात को रख सकते हैं डायरेक्ट न्यायालय में। इसके साथ साथ जो महिला सशक्तिकरण है, अभी आपके जो वित्त मंत्री हैं भारतीय गवर्नमेंट में, ये जेएनयू से पढ़ी हैं, और हम तो यही कहेंगे जो भी महिलाएं हैं या बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, अगर वो पढ़े लिखे रहेंगे तो सशक्तिकरण का सबसे बड़ा, अगर तो पढ़े लिखे हैं तो आपको कोई दबा नहीं सकता, कोई नीचे कर नहीं सकता है। आपको आगे बढ़ना चाहिए और जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अपना एडमिशन लेना चाहिए। जो आपके गुरुजन हैं उनसे भी पूछते रहना चाहिए कि हाँ कहाँ क्या पढ़ें, जिससे आपको आगे फैसिलिटी मिल सकती है। जी सर। जी सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि हमारी छात्राएं हैं, यदि कोई प्रश्न पूछना चाहें तो जो जुड़ी हुई छात्राएं हैं ऑनलाइन, वो अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। जूम के माध्यम से अपना अनम्यूट करके उसको सवाल जरूर पूछें, और दोनों लोगों से पूछें, हमारे जो मैडम जी हैं नुसरत जहां से भी, और हमारे जो श्री सचिन कुमार श्रीवास्तव जी हैं उनसे भी, सचिन कुमार श्रीवास्तव सर से भी सवाल पूछें। तो जो छोटी मोटी जानकारियां हैं, जो होता है गांव देहात में अपराध का नेचर अलग होता है, शहरों में अपराध का नेचर अलग होता है, लेकिन अपराध होते जरूर हैं महिलाओं के प्रति। गांव में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो जो उनके साथ लड़कियों के साथ जो जोर जबरदस्ती है, या उनके साथ कोई छेड़खानी या उनका मोलेस्टेशन है, या उनके साथ जो वायलेंस है महिलाओं लड़कियों के साथ, उसका जो करने का तरीका गांव में थोड़ा भिन्न हो जाता है। उसमें दूसरा ये भी पक्ष आता है कि एक गांव में एक दूसरे से किसी से झगड़ा है, तो झगड़ा के माध्यम से क्या करेंगे कि दूसरे की लड़की या दूसरे की महिला को परेशान करने का प्रयास करेंगे। जबकि शहरों में या सड़क पे चलते जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पे अपराध दूसरे तरीके से होते हैं। तो अपराध बढ़ने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, अपराध का नेचर भी अलग अलग हो सकता है। और इसमें अपराध में किस प्रकार से सोशल मीडिया एक भूमिका निभाता है, और या इंटरनेट किस प्रकार से इसमें भूमिका निभा रहा है, मैं इस पे भी प्रश्न जो है बाद में मैडम जी से पूछूंगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारी छात्राएं जो है अवश्य सवाल करें। इससे लगेगा कि हमारी छात्राओं ने दोनों अधिवक्ता गणों का जो है बातों को ध्यान से उन्होंने सुना है और समझने का प्रयास किया है। तो सब लोग अनम्यूट करके जिसको प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं जो राइट साइड में है। हाँ, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, मेरा नाम साक्षी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो यूपी सीओपी के बारे में बताया है अभी, तो इसके बारे में मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा और बताएं। देखिए, यूपी सीओपी एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। इसके लिए आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल से यूपी सीओपी प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसको वहां पे एक अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे आपको। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। उस फॉर्म को जैसे कि आपका नाम या आपका कांटेक्ट नंबर लिखा जाएगा, आपकी पर्सनल जो भी जानकारियां हैं वो, आपके पिता का नाम, ये सब फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जिसने भी, जो अक्यूज है, जिसने आपको इस तरह से
आपके प्रति हिंसा किया है या कोई अपराध किया है, उसके बारे में यदि आपको उसका नाम पता है तो नाम लिखेंगे, नाम नहीं पता है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे या जो भी जानकारी है वो फिल करेंगे। इस तरह से फिल करने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट हो जाएगा, आपका कोई भी इस तरह की जो आप दर्ज करवाना चाहती थी वो दर्ज हो जाएगा। उसके खिलाफ एक्शन जल्दी से जल्द लिया जाता है। एक्शन लेता है जो रैंक होती है, उस रैंक का पुलिस अधिकारी इस पे एक्शन लेगा और उसके तहत वो उसको अरेस्ट करेगा। हेलो मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी जी, अब आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप बोलिए। हाँ जी, जिस तरह से आपने आपके अगेंस्ट कोई भी हिंसा हुई है, आप किसी भी स्टेट में हैं, वहां अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, घर बैठे करा सकते हैं। और जो भी इसकी जुरिस्डिक्शन कोर्ट का होता है, उस जुरिस्डिक्शन में भेज दिया जाएगा। वहां पुलिस एक्शन लेगी, अरेस्ट करेगी उस एक्यूज को। अरेस्ट करने के बाद हमारे कानून में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके तहत उस पे उसका जो भी है ट्रायल किया जाएगा और अगर वो दोषी सिद्ध पाया जाता है, उसको सजा दी जाएगी। तो आई होप आपको ये ऑनलाइन प्रोसीजर यूपी कॉप के बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी। ये बस एक रजिस्टर, जिस तरह से हम कोई भी कुछ प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, जैसे शॉपिंग के लिए मिंत्रा, और इस तरह से कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर, जैसे कि जूम, आज मीटिंग के लिए जूम ऐप डाउनलोड किया होगा आपने, मीट डाउनलोड किया। इसी तरीके से आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, रजिस्ट्रेशन कराइए। अपनी कोई भी अपने अगेंस्ट वायलेंस को छुपाइए मत। कोई भी अगर घटना होती है, अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं और उनसे अपनी सारी बातें शेयर करें। घबराएं नहीं, हम सब साथ हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं। तो मेरा यही मैसेज है। और आप लोगों से एक सलाह है कि आप बच्चियां जो इस स्टेज में है, शर्म की वजह से या फिर लोग मुझे गलत कहेंगे इस वजह से चुप रह जाती हैं। यही कारण है इस तरह के वायलेंस को, अपराधों को बढ़ावा देना। तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए अपने पेरेंट्स से, शिकायत कीजिए ऑनलाइन। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं इस तरह के शिकायत दर्ज कराने के लिए, चाहे वो 1090 हो, 112 हो, या फिर इस तरह के साइबर सेल्स हैं जहां आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं तो थाने में जाइए, थाने नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते तो यूपी कॉप डाउनलोड करके उस पर रजिस्ट्रेशन कराइए और शिकायत कीजिए। और कानून पे विश्वास रखिए, एक्शन होगा और उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। धन्यवाद मैम। मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने 0 FIR के बारे में पढ़ा था, ये 0 FIR क्या होता है? ठीक है, 0 FIR जैसे कोर्ट का, अब लखनऊ का है, लखनऊ का हमारा कोर्ट, तो आप जहाँ भी हैं तो उस जुरिस्डिक्शन में जो भी कोर्ट आती है, आपके साथ ऑफेंस घटित होता है तो आप उस कोर्ट में जाके अपना FIR दर्ज कराते हैं उसके जुरिस्डिक्शन में। कभी कभी ऐसा होता है कि अपराध कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अलग जगह लिखा दी जाती है, जैसे कि किसी अदर जिसमें उसका जुरिस्डिक्शन ना हो, जैसे कि कलकत्ता में लिखवा दी या फिर कोई अदर दूसरी जगह जो जुरिस्डिक्शन में ना आता हो, वहां FIR लिखा दी। वहां FIR लिखाने के बाद पुलिस का, थाने का जो थाना अध्यक्ष होता है, जो FIR लिखता है, वो देखता है कि इस क्षेत्र में ये जो ऑफेंस हुआ है ये हमारे क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं। अगर वो उस क्षेत्राधिकार में नहीं आता तो वो पुलिस अधिकारी उस जुरिस्डिक्शन में, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आया है तो वो वहां भेज देगा और फिर वहां से एक्शन ले लिया जाएगा। धन्यवाद मैम। जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे आप पता जरूर डिस्कस करूंगी। धन्यवाद। और किसी को प्रश्न पूछना है तो अपनी बातें जो है मैडम जी से या दोनों में से किसी से भी पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैडम जी बढ़िया से जो है इसको बातों को बता देंगी, सचिन भी बताएंगे। तो दोनों में से किसी से भी पूछ सकते हैं और अपना प्रश्न जरूर पूछें। और किसी को पूछना है नहीं तो मेरे पास 2-3 प्रश्न है, मैं जरूर दोनों लोगों से पूछूंगा।
जी क्योंकि बिल्कुल। हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जब जी। तक आप बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपके अंदर क्या चल रहा है कोई कैसे जानेगा। ऐसे ही आपके अभिभावक हैं, अगर आप अपने अभिभावक से अपनी बातें नहीं कहेंगे तो आपके अभिभावक कैसे जानेंगे। जैसे गांव में अभी सर ने बोला था, गांव में एक दूसरे को हर कोई जानता है, जिसे लोक लाज, जातिवाद, धर्मवाद के आधार पे लोग अपनी बातें थाने तक नहीं पहुंचा पाते। इस चीज से हटना चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप सब जो भी क्राइम हो रहा है तो आपको जाना चाहिए। शहरों में ये चीजें हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई सबल है, आराम से जाके थाने चला जाता है। लेकिन गांव में होता है कि अगर कोई थाने चला गया तो लोग शिकायत करने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है, पुलिस कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। आपको अगर अपनी बातें कहनी है तो जाके आपके साथ जो भी घटनाएं घटती है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, आपको बेहिचक जाके थाने में कहना चाहिए। अगर थाना पुलिस नहीं करता है तो आपके पास प्रोसीजरल लॉ है, उसके तहत आप कोर्ट के तहत उनके खिलाफ FIR करा सकते हैं। जी सचिन जी, और मैं चाहता हूं कि और कोई प्रश्न है या साक्षी का ही कोई प्रश्न सचिन जी से है तो वो भी पूछ सकते हैं। और हमारे डॉक्टर सोनकर सर भी जुड़े हुए हैं, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं हमारे यहाँ। मैं चाहता हूं कि वो भी कोई प्रश्न पूछें, क्योंकि महिला सशक्तिकरण में सर का भी बहुत योगदान है समाज के लिए। तो सर से भी मैं चाहूंगा कि वो भी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछे, नहीं तो मेरे दो प्रश्न हैं दोनों लोगों से, मैं जरूर बाद में पूछूंगा। पहले छात्राओं को एक मौका पॉइंट देना। हेलो, एक पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑफेंस घटता है और हम डर की वजह से थाने में नहीं जाते, या फिर उस तरह के पुलिस ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, थाने अध्यक्ष, वो हमारी FIR दर्ज नहीं करेंगे। हमारे साथ कोई हीनियस क्राइम होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो छुपा लिया जाता है, कि वो कई बार पुलिस ऑफिसर नहीं करते हैं FIR दर्ज। तो उसमें क्या हमारे पास प्रोविजंस हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि FIR दर्ज नहीं हुई, चुप बैठ जाए। वो लोग धमका देते हैं, अपोजिट पार्टी जो भी एक्यूज है वो धमका देती है और डर की वजह से चुप बैठ जाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप थाना अध्यक्ष के पास जाइए, FIR दर्ज करिए, आपका राइट है, वो दर्ज करेगा। अगर दर्ज नहीं करता है किसी रीजन से, तो हमारे CRPC की धारा 154(3) में पुलिस अधीक्षक के पास आप लेटर लिखिए कि हमारे साथ ये घटना घटी है और FIR दर्ज नहीं करी गई है और आप कोई एक्शन लें। किन्हीं कारणों की वजह से SP भी नहीं ले पाता है, FIR दर्ज नहीं करवा पाता है, तो 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास पावर है, आप मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। वो CRPC के सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लेके प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा। इसलिए बहुत सारे कानून में प्रोविजंस हैं, डरिए मत, अपनी कंप्लेन करिए। एक स्टेज पे नहीं तो दूसरे तीसरे स्टेज पे जरूर सुना जाएगा, और कानून पे विश्वास रखिए, न्याय अवश्य मिलेगा। जी सर। और हमारे सोनकर जी सवाल पूछने जा रहे हैं। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ, मैं डॉक्टर अजय कुमार सोनकर। मैम, जिस तरीके से कहा गया जाता है कि शहर और गांव में जो परिवर्तन होते हैं, गांव में काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं, या जो तो कानून के बारे में कुछ जानते बेहिचक वो अपना सुरक्षा प्रोटेक्शन कर लेते हैं, लेकिन गांव में शिक्षा का अभाव के कारण लोग जाना नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज, थाने वगैरह पे जब FIR लाज कराते हैं तो जैसे आपने कहा कि कभी कभी जो इंस्पेक्टर वो डांट कर भगा देता है, या वो लेवल देखता है किस लेवल के कि आपका FIR लाज करें ना करें। तो आपने बताया कि हम SP को जा सकते हैं, या डायरेक्ट जो तो आप जज के यहाँ एक सेक्शन के द्वारा हम जा सकते हैं, लेकिन अशिक्षा के कारण जो तो व्यक्ति जा नहीं पाता है। जैसे अभी आपने हाथरस कांड को ही देखा है कि उसकी FIR लाज नहीं हुई और 14 दिन बाद लाज हुई। जो दबंग होते हैं वो कहीं न कहीं उनकी सरकार में भी सहभागिता रहती है, तो विधायक या सांसद भी उनका प्रोटेक्शन लेते रहते हैं। तो क्या ऐसे कंडीशन में क्या उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सकता है?
जी बिल्कुल। पीड़ित व्यक्ति के लिए कई प्रोविजंस हैं। पहले कि अगर इस तरह की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है और दबंग व्यक्ति हैं पॉलिटिक्स में, तो जैसे कि मैंने प्रोविजंस बताया, आप लेटर लिख दीजिए एसपी को। ये सही बात है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है, हमें प्रोविजंस पता होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति से आप कांटेक्ट करिए, कोई एडवोकेट हो वहां पे जो ये प्रोविजंस जानता हो, या कोई शिक्षित व्यक्ति जो इस तरह की प्रोविजंस जानता हो, उससे कांटेक्ट करिए। क्योंकि आप शिक्षा की वजह से सारे प्रोविजंस नहीं जानते, तो उनके थ्रू आप लेटर लिखवाइए, एसपी के पास कार्रवाई होगी। और जैसे मैंने बताया, एसपी के पास भी नहीं हो पाती तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से कार्रवाई के लिए अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। कभी कभी देखिए पॉलिटिकल जो दबाव होता है वो कभी एसपी भी बैक हो जाते हैं, जहाँ यहाँ तक कि हाथरस कांड में डीएम भी बैक हो गए। अब देखें कोई जी एक्शन नहीं ले सके, उस कंडीशन में वो कमजोर व्यक्ति क्या कर सकता है। तो कभी कभी वो एक कहावत चरितार्थ होती है कि समर्थ के नहीं कोई दोष घुसाई। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति, जैसे सेंगर के ही मामले को देखें, जी भाई मौर्य लड़की के परिवार तक को खत्म करा दिया। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर कानून हमारा इतना स्ट्रांग नहीं होता तो सेंगर जेल नहीं हो गए उससे। जी तो अक्सर कहीं ना कहीं अपराधी बहुत ताकतवर होते हैं और पूरे समाज को मतलब गुलाम बना के रखना भी चाहते हो। ये देखिए गांव में देखें, अमूमन गांव में ही देखें तो जो घटनाएं घटती गांव के लोग अक्सर उसको दबा देते हैं, या ग्रामीण व्यक्ति वो थाने तक नहीं जा पाता है क्योंकि रास्ते में दबंग व्यक्ति उसको हड़काता है, या उसको कोई सपोर्ट करना भी चाहता है तो दबंग व्यक्ति जो सपोर्ट करने वाले को भी रास्ते से हटाना चाहता है। जी ऐसे कंडीशन में क्या होगा? देखिए, इस तरह की कंडीशन में जब हम लॉ के बारे में पता नहीं होता, हम अशिक्षा या फिर दबाव के कारण हम उसका लाभ नहीं ले पाते। इस स्टेज में यही है कि अवेयरनेस हमारी स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह के अभियान चलाती है फ्री लीगल एड्स के द्वारा, हम लोग खुद फ्री लीगल एड्स प्रोवाइड कराते हैं। जो निर्धन है, अशिक्षित हैं, जो पे नहीं कर पाते, उसके लिए हमारे कानून में भी और हमारे संविधान में लीगल एडवाइस प्रोवाइड की जाती है। और इस तरह के दबंग की बात करें, अगर दबंग चलता ही रहता तो किसी को न्याय नहीं मिलता। दबंगों को भी तो एज एन एक्यूज उनको पनिश किया जाता है। और जिस तरह से आपने हाथरस कांड का एग्जांपल दिया, तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सबने मिलके, और फिर हमारे मीडिया विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता के अंतर्गत, और ये जिस तरह से हमारी मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, तो न्याय मिलता है। अगर हम तो सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? जानकारी रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, और वो जानकारी रखे। और हम जैसे जो लीगल एडवाइजर के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम गाँव में इस तरह की फ्री लीगल एड देके अवेयरनेस करें, ताकि उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता चले। अधिकतर छुपाई ऑफेंसेस इसीलिए आते हैं, अवेयर नहीं है, हम डर जाते हैं, इसलिए तो ऑफेंस डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम, डॉक्टर साहब की बातों में आपकी बात थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। दिल्ली में एक कांड हुआ था, दामिनी, सबको पता है, सबसे चर्चित था, जिसमें पुलिस जानबूझ के एक्यूज को बचा रही थी ताकि पुलिस की छवि खराब ना हो। लेकिन ये कि जनता में अवेयरनेस थी, मीडिया तत्पर था, जिसके बाद दामिनी को न्याय मिला। जो लोग जिसके साथ हाइनियस क्राइम किए थे सबको फांसी की सजा हुई। तो ऐसा नहीं है, जब आप जागरूक रहेंगे तो आपके साथ न्याय रहेगा। मीडिया है, सोशल मीडिया है, आपके पेरेंट्स है, पुलिस कब तक किसी बाहुबली को बचाएगी? उसका भी एक सीमा होता है। और कुछ नहीं है तो कम से कम आप न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय भी फ्री में हर जितने भी हर न्यायालय में गवर्नमेंट एक सरकारी एडवोकेट नियुक्त करते हैं, जहाँ फ्री में वो फ्री में वो उनकी भी एक
जज्बा पैदा करना आज के वही पुरानी यादें में मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारे में फंसा है, पूजे पाठ में फंसा है। बिल्कुल। लेकिन कानून उन्हीं की रक्षा करता है ना जो अवेयर होते हैं, टाइम से एक्शन लेते हैं। नहीं वो तो है मैं कानून इसीलिए एक दिन और मैडम एक वर्मा मैम से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो समाज दिया है तो सभी धर्म संविधान में इंक्लूडेड हैं, जो सभी धर्म के लोग संविधान को मानते हैं और संविधान सबको प्रोटेक्शन देता है। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ धर्म निरपेक्ष राज्य है। हाँ तो भाई जैसे कहने मतलब जैसे कभी को होता है कि भाई हम तमाम पूजा पाठ करते कराते हैं लेकिन कोई लड़की देखने वाला ये नहीं पूछता कि बेटा कितनी व्रत रहती हो आप, वो ये पूछता बेटा कितनी पढ़ी लिखी हो आप, है कि नहीं? तो ये शिक्षा बहुत जरूरी है समाज के लिए। जैसे कि हमारा ठीक है मैम। हाँ हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसमें कोई भी धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 25 में अपना धर्म मानने उसका आचरण की हर को स्वतंत्रता दी गई। तो लड़कियों के अपनी भाई बहनों के लिए मैं एक चाहती हूँ जिस तरह से रानी लक्ष्मी बाई लड़ी थी उसी तरह से रानी शक्ति बनी अपने अधिकार करता खिलाफ लड़ी। मत छुड़ाइए मत, आगे बढ़िए, अपने पेरेंट्स को बताइए और अपना सेल्फ डिफेंस इस तरह की घटना करने से घबराएगा। सो अपना फ्यूचर अच्छा बनाइए, अच्छा आपका जो है भारत में देखा जाए तो बहुत से ऐसी महिलाएं हैं, जैसे अब इंदिरा गांधी जी को रख लें, राष्ट्रपति जो महिला थी उनको रख ले, पाटिल लिखो, पंजाब की रहने वाली। तो कहने मतलब ऐसे महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बस सभी ये है कि सभी लोग पढ़े लिखे ही हैं और सभी लोग हिम्मत और उनके जज्बे का हमें उनको बार बार सलाम करना चाहिए कि ये इतने ताकतवर हैं और आखिर वो बगैर शिक्षा का आदमी कहीं नहीं जा सकता है, बगैर शिक्षा का कहीं नहीं जा सकता। शिक्षित रहेंगे तो सब चीज आपके लिए है। हाँ एक तो सब आपके लिए है। बस सर जिस तरह से हम साइबर की बात करें तो साइबर सोशल मीडिया से हमें बहुत सारे फायदे भी तो हैं। आजकल आईएएस टॉपर्स देखिए घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करके टॉप कर रही हैं। एजुकेशन का हर चीज आपको कोई भी प्रॉब्लम है यूट्यूब पे सर्च करिए आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम इसका फायदा उठाएं, साइबर का आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका फायदा उठाएं अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एजुकेट बनाने के लिए, ताकि किसी से पीछे नहीं रहेंगे। जब आप सशक्त होंगे, पावरफुल होंगे, नारी शक्ति के रूप में होगी तो किसी की मजाल नहीं है कि वो आपको आंख उठा के देखे। हाँ जैसे आपकी दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि बन जाएगी। क्योंकि आप अगर आईएएस बनना चाहती हैं, आईपीएस बनना चाहती हैं तो साइबर के द्वारा आप मेहनत करके पढ़ लिख के आगे जा सकती हैं। और बहुत से बच्चे इस अवस्था में बिगड़ते इसलिए कि हम नेट वगैरह पे गूगल पे कुछ और चैट करते हैं तो उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन हो रहा क्या कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी बच्चे पे अपने ध्यान रखे, जो गार्जियन अपने बच्चे पे ध्यान रखे कि आखिर तुम लोग क्या इस पर पढ़ रहे हो, क्या जानकारी हो रही है, ये बहुत जरूरी है। बीच बीच में हम गार्जियन हमें देखना इन बच्चों के बारे में जरूरी है। नहीं देखेंगे तो वही बच्चे हैं कि जो फ्रेंडशिप था उनकी गलत होती है तो बिगड़ भी जाते हैं। चलो आईएएस बनने के सर मैं आपको टोकना चाहूंगा, हम चाहते हैं कि बच्चे सवाल पूछें। ठीक धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे छात्र छात्राएं सवाल पूछें और किसी का प्रश्न है तो जरूर पूछें। छात्राएं सुन रही हैं? नहीं तो मेरा एक प्रश्न है मैडम जी से। मैडम ये बताइए कि जो लैंगिक हिंसा है जिसको जेंडर वायलेंस कहते हैं, इसमें जो है कहीं ना कहीं इसको आगे ले जाने में जो एक महिला कहा जाता है, भारत में ऐसा चलता है, प्रचलन है, खासतौर से
नॉर्थन जो स्टेट है हमारे हिंदी भाषी राज्य है उसमें प्रचलन है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। तो ये बातें कहाँ तक लैंगिक हिंसा को बढ़ावा देती है, किसी भी समाज या धर्म में चीज पाई जाती है, और किस हद तक ये बढ़ावा देती है और इसका क्या उपाय है? कोई इसका मनोवैज्ञानिक उपाय है कि जागरूकता की कमी है? तो कैसे इसको दूर किया जाए? महिला ही महिला का दुश्मन होती है। बात हो जाती है कि जब बच्चा अपराध करता है कोई लड़का, तो उसकी माँ जो है उसको बचाने का प्रयास करती है। तो कहीं ना कहीं समाज में जो एक प्रचलन है कि मतलब लड़के को वरीयता दी जाती है, तो इसमें महिलाओं का क्या रोल होता है? मैडम, इस पे मेरा एक जिज्ञासा है, मैं चाहता हूं कि ये सभी के लिए स्पष्ट हो जाएगा। जी मैडम। जी जी, बिल्कुल महिलाओं का इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है कि स्टार्टिंग में जन्म लेता है, पहली पाठशाला कहते हैं घर होता है, सबसे पहली अध्यापक होती है, उसकी करती हैं वो। जिस तरह का आया होगा बच्चे में भी आएगा, और माएँ करती हैं लड़का और लड़की में। ये देखता है बच्चा, लड़का कुछ भी कर दे उसको सपोर्ट करना, लड़की को सप्रेस करना, ये सारा घर से ही होता है। तो अपना मेन जन्म, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट रखा, मेन जन्म अपराध का घर से ही स्टार्ट होता है। तो जिस तरह से कि लड़की को सोचते हैं कि ये पराया धन है, लड़की जिंदगी भर ये सोचती रहती है ठीक है ये मायका मेरा घर नहीं है, ससुराल जाऊंगी वो मेरा घर होगा। ससुराल गई तो वहां इतनी एक्सपेक्टेशन, कुछ कह दिया तो वही उसके साथ वायलेंस शुरू हो जाता है। तो वो यही सोचती रहती है जिंदगी भर कि मेरा घर असली कौन सा है, मायके में वो पराई थी, तो उसको सारे हक मिलना चाहिए ससुराल में। ससुराल भी तो उसका घर नहीं। पति तुरंत कह देता कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, अपने लिमिट्स में रहो। तो इन ये रोल जो है वो महिलाओं का ही आता है, जैसे कि सास के रूप में इस को बढ़ा सब अगर डेट हो जाए, लड़का और लड़की को शिक्षा दे, उनको ये सिखाए लड़के को कि ये आ रहे हो तो उसको टाइम से घर आने की शिक्षा दे, अपनी बहन लड़कियों से इज्जत करने की शिक्षा दे। तो ये वो तभी दे पाएगी जब वो एजुकेटेड होगी, जब उसको पता होगा कि सबसे मेन पॉइंट वहीं आ जाता है, एजुकेशन। जब लड़कियों को पढ़ाया जाए 2002 में, जिसमें कि राज्य की लायबिलिटी है वो बच्चों को फ्री शिक्षा प्रोवाइड करे। उसके बाद पेरेंट्स की, माता पिता की ड्यूटी है, हमारे आर्टिकल 51A में के ड्यूटी जोड़ी गई 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में, कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की, कि वो बच्चों को शिक्षा प्राप्त है। जब लड़कियां लड़के सब पढ़े लिखे होंगे तो उनको राइट्स के बारे में पता होंगे, और उनको पता होगा, वो स्कूल में एक एटमॉस्फेयर देखेंगे, वो बच्चों को जब बड़े होंगे तो वैसे ही एजुकेशन देगी। तो यहाँ पे कि फीमेल का रोल है इस तरह की लैंगिक हिंसा के लिए, क्योंकि वही तो जन्म देती है, वही तो इस तरह की हिंसा का दिमाग में भरती है। अगर वो बचपन में ही सिखा दें इक्वल बिहेवियर है, इक्वल हो दोनों, तो इस तरह की हिंसा जन्म ही डाले। अपने बच्चे के अपराधों को ना छुपाएं, उसको डिस्कस करें फैमिली में। वो अक्यूज है तो उसको सजा कराने में पीछे ना हटे कि हमारा ये स्टेप उठा है, स्टेप आगे सोसाइटी के लिए एक मैसेज होगा। वो डरेंगे कि अगर हमने ऐसे किया तो हमें पनिशमेंट मिल सकता है, या फिर देखो उससे कर देते वो उसको। तो इस तरह महिलाएं नहीं करना चाहिए। बच्चा लड़का अगर गलत कर रहा है अपनी बहू को सपोर्ट करें। और वायलेंस आता है दहेज हत्या के रूप में। हम कहें इसमें के साथ, नारी शिक्षित रहेगी तो स्वाभाविक है नारी के विरुद्ध कोई अपना नहीं करेगी, क्योंकि अगर नारी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि आज बड़ी हो गई है, आज बच्चे की माँ है, तो वो जब शिक्षा, क्योंकि भारत में रूढ़िवाद है, भारत में पुरानी परंपरा, पुरानी सोच है, इसको हटाने के लिए नारी से नारी का जो उसको अगर कम करना है, इक्वल करना है, तो नारी शिक्षा सबसे ज्यादा। जी बिल्कुल। आवाज आ रही है?
हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। जी आवाज आ रही, बताइए सर। आवाज आ रही है आपको? और कोई प्रश्न? सचिन जी। हाँ जी आ रही है। जी जी हाँ जी। जी जी। तो मैडम ये पूछना था कि जो साइबर अपराध जो लोग बता सकते हैं, साइबर जो अपराध होता है महिला के प्रति, इसको मुझे लगता है कि यदि आने वाले वर्षों में नया जो लागू होगी, शायद 2021 से ऐसी सरकार ने जो है हम लोगों को जानकारी दी है, उसमें साइबर अपराध को एक पाठ्यक्रम में यदि रख दिया जाए, जिससे, क्योंकि आने वाले समय में आईसीटी ही जो है उसी आधारित जो है शिक्षा प्रणाली चलेगी। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और वो जो है प्रणाली चलेगी आगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा ज्यादातर। तो ये भी साइबर अपराध को कर लिया जाए। मुझे लगता है कि साइंस की जो पुस्तकें होती हैं, तो उससे भी जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, जो वयस्क होते हैं 9-10 पढ़ने के बाद जब 11-12 में पढ़ने जाते हैं, तो उनको भी जब जानकारी पहले से रहेगी तो जरूर साइबर अपराधों में महिला का। बिल्कुल नहीं, शिक्षा नहीं, तो जैसे कि आप। हेलो इस पर आपका? हेलो। जी जी, आवाज आ रही? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। नई शिक्षा नीति तो इस समय 12+2 का ये जो पुरानी शिक्षा नीति आने वाली है, इसमें आईटी एक्ट और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये कंप्यूटर, ये मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स में तो कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, लेकिन इसको चले किस तरह से ट्रैक करना है, हमारे अगेंस्ट कोई क्राइम ना हो, इससे अपने आप को, और बाई चांस हो भी जाता है दुर्घटना बस एक्सीडेंटली, तो फिर वो इससे किस तरह से बचाव कर सकते हैं, ये सारी नॉलेज हमें स्कूल चाहिए। मैं समर्थन करती हूँ आपके इस बात का। जी, मेरा प्रश्न अब सचिन जी से है। सचिन जी, आवाज सुन रहे हैं? जी, तो आपसे प्रश्न है कि जो आपने भी बहुत सारी बातें बताई कि किस प्रकार से अपराध होता है, तो महिलाएं अब आर्थिक क्षेत्रों में भी अपना दबदबा रखती हैं, और बहुत सारी महिलाओं के पास मोबाइल, स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। लड़कियां जो बाहर पढ़ने जाती हैं, खासतौर से यूनिवर्सिटीज में या बड़े बड़े शहरों में, और गांव में भी देखा जाए तो बहुत सी छात्राओं के पास अब स्मार्टफोन उनके गार्जियन जो है देने लगे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो जो ऑनलाइन, जैसा कि मैडम ने बताया था कि ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड होता है, तो आप सचिन जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो एक ऑनलाइन जो माध्यम है, जब महिलाएं सशक्त हो रही हैं, महिलाओं को तमाम ऑनलाइन सुविधाएं मिल रही हैं, उनको मोबाइल उपलब्ध कराया जा रहा है, एंड्रॉइड माध्यम से अपने क्रियाकलापों को रोज करती हैं, बैंकिंग सुविधाएं लेती हैं, तो उनको किस प्रकार से, यदि सरकार उनको खासतौर से एक महिला के लिए ही अलग से इस पे मुझे लगता है कि कोई जानकारी देना प्रारंभ करे, कि जो महिलाएं सजग हो जाएं जिससे, तो इस पर जो है मुझे लगता है कि आप कुछ विचार हम लोगों के छात्राओं के समक्ष, और हमारे प्राध्यापक साथी जो जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों का थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा। इस पर आपका क्या कहना है सचिन जी? जी, जैसे कि आपने खुद ही कहा है कि महिलाएं, और भारत, खासतौर से भारत में महिलाएं ही आर्थिक स्तंभ होती हैं। ये सबके घरों में है कि महिलाएं ही क्या ना घर घर की फाइनेंस होती हैं। और जहाँ तक रही बात आप अपराध को बताने की, जैसे मान लो कोई भी घटना हुई, या आए दिन हमारा लाइफ स्टाइल टेक्नोलॉजी बनता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, नहीं जा पाता है, बहुत दूर है, कोई साधन नहीं है, तो ऑनलाइन वो यूपी पोस्ट से या फिर cybercrime.co.in पे अपनी शिकायत कर सकता है। और अब तो ऐप भी बने हैं, बहुत सारे ऐप हैं जो कि आपको वहाँ अपनी शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन एफआईआर है, आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। तो जिसके पास ये एंड्रॉइड फ़ोन है, ऑनलाइन एफआईआर कर सकता है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि थाने पे जाए, लिख के ही दे। वो ऑनलाइन एफआईआर, अब तो गूगल ने हमें एक और सुविधा दिया है कि आप अपने जैसे-जैसे बोलेंगे, वैसे-वैसे गूगल लिखता जाएगा, बस आप करेक्शन करके आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं।
कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे आपको और सुविधा मिलेगी आगे बढ़ने में, और कानून की जानकारी मिलेगी और आप सशक्त भी होंगे, तो महिलाएं तो बिल्कुल सशक्त होंगी। जी सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को प्रश्न पूछना है तो वह पूछ सकता है, अन्यथा जो है धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर अजय कुमार सोनकर सर जो हमारे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, मैं उनसे कहूंगा कि यदि कोई छात्राओं से प्रश्न है तो छात्राओं का प्रश्न है, यदि हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं दोनों उनसे पूछ सकते हैं, अन्यथा जो है हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करके कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। और भविष्य में कभी ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें ऑनलाइन माध्यम या जब फेस टू फेस बात होगी तो दोनों अधिवक्तागण को हम जरूर अपने महाविद्यालय में अवसर देना चाहेंगे कि वो आएंगे। इससे हमारा महाविद्यालय ऐसे बुद्धिमान लोगों से, जो नुसरत जहां जी हैं और सचिन जी हैं, बुद्धिमान लोगों से भी हमारा महाविद्यालय लाभान्वित हो। हमारे जो सेमिनार हॉल है उसमें परिचर्चा हो और आप लोग आमंत्रित हैं। तो मैं सोनकर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन दें। यदि किसी का प्रश्न है तो अवश्य पूछें, अन्यथा धन्यवाद ज्ञापन दें और फिर कार्यक्रम को हम लोग समाप्त किया जाए। जी सोनकर सर, आवाज सुन रहे हैं आप? सुन हो तो किसी बहुत का धन्यवाद। पहले तो मैं हेलो हेलो आवाज जा रही सर? आ रही है, आ रही है। हेलो, हाँ, तो पहले तो मैं सभी प्रचार और नुसरत जी और सचिन जी से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं लेट से जुड़ा हूँ। मैं नेटवर्क से चाहता हूँ, लेकिन नुसरत जी और ये सचिन भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया। और ये जितने भी कानून से संबंधित, विधि से संबंधित बच्चों को ज्ञान दिया, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं विद्यालय परिवार की तरफ से, और प्रचार की तरफ से मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। हेलो जी जी, आवाज आ रही है। हेलो, जी सर, थैंक यू। हाँ, तो दोनों लोगों को बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। और आगे भी हम लोग उम्मीद करेंगे ऐसा कोई कार्यक्रम हो महाविद्यालय परिवार की ओर से, तो आप लोग इसमें पूरा सहयोग करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। अब मैं प्रोग्राम जो है समाप्त कर रहा हूँ। मैं सचिन जी और मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने हमें सौभाग्य प्राप्त किया। आज हमने कि आप लोग से हम कम्युनिकेशन स्थापित कर पाए और बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम कभी भी जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। आपका मोबाइल नंबर मैं थोड़ा छात्राओं सा को और जागरूक बने, अपने क्वेश्चन पूछें। आप दोनों लोगों जी का मोबाइल बिल्कुल, नंबर मैं नो छात्राओं को दे दूंगा। यदि उनकी कोई समस्या हो तो डायरेक्ट लीगल एड के लिए या किसी भी चीज के लिए आपसे संपर्क करेंगे वो लोग। आप लोग हमारे कॉलेज के लिए समझ लीजिए कि हमारे काफी जी हमारे महाविद्यालय डॉक्टर साहब अगर आप अपने कॉलेज में लीगल तो मैं डॉक्टर साहब अगर आप अपने कॉलेज में लीगल एड के लिए कोई महीने में अगर बना लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। लीगल एड के लिए डायरेक्ट सबको हो जाएगा इंक्वायरी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी ऐसी जो प्रावधान होंगे तो उसमें आप ही लोगों को शामिल किया जाएगा। और आप लोगों का नंबर मैं अपने छात्राओं को दे रहा हूँ। तो हम मीटिंग समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।